हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कॉमर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की जो स्पेशल सीरीज चल रही है जो कि 1000 एमसीक्यूज की है, जिसमें हमारा टारगेट है आप लोगों के 90% से प्लस स्कोर्स आने चाहिए। तो फटाफट सभी लोग कनेक्ट हो जाओ, देन क्लास को शुरू किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, ये नेट, जेआरएफ, पीजीटी और जितने भी अकाउंटेंट के एग्जाम है उन सभी के लिए वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल है। 2020 और 2021 में होने वाले आपके जितने भी एग्जाम्स होंगे ना, उन सभी को ये प्रॉपर तरीके से कवर करेगा, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 610 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग पार्ट शुरू करते हैं। जो पार्ट नंबर 79 है हमारा, 78 तक ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, जाइए जाके पूरी प्लेलिस्ट को प्रॉपर फॉलो कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के रिगार्डिंग में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द मोस्ट सुटेबल कवरेज रेशियो फॉर डिसाइडिंग द डेप्थ कैपेसिटी फॉर फर्म इज, क्या ऑफ फर्म इज, क्या बोलता है हमारे पास कि किस तरह की डेट कैपेसिटी की क्या हो सकती है एक फर्म की। यहाँ पर जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल हो सकता है उस कवरेज को, उस चीज को कवर करने के लिए। देखो पहला चीज ये बताओ, डेट कैपेसिटी का मतलब क्या समझ में आता है आपको? ठीक है, डेट कैपेसिटी सिंपल से अगर मैं बोलूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि आप अगर किसी को उधार दे रहे हैं, मतलब डेटर्स बना रहे हैं। ठीक है, आप किसी में क्या कर रहे हैं, डेटर्स क्रिएट कर रहे हो। तो जब आप डेटर्स क्रिएट करते हो, सपोज आपने मान लो ए, बी, सी, डी, इन चारों को सपोज आपने डेटर्स के तौर पर एज क्रिएट किया है, और सभी से सपोज मान के चलो 1000 रुपये आपके पास आपको लेना है। ठीक है, सभी से क्या करना है, कलेक्शन करना है। तो इनमें से कौन बंदा कब पैसे देगा, कितने दिन के बाद देगा, कौन नहीं देगा, इन सब चीजों को जब आप प्रॉपर तरीके से एनालाइज करते हो या फिर जानने की कोशिश करते हो, तो बेसिकली वही चीज हमें डेट कैपेसिटी में हमें फाइंड आउट करना होता है। तो अब यहाँ चार ऑप्शन है, प्रॉपर तरीके से अगर आप ध्यान से देखो चारों ऑप्शन को, तो आपको समझ में आएगा कि ये चीजें आपको किससे मालूम चलेगी। देखो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में आपको क्या फाइंड आउट होगा? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में बेसिकली आप कहीं पर अपना पैसे इन्वेस्ट करते हो, तो वहां से आपको क्या इंटरेस्ट आएगा उन चीजों के बारे में, या किसी आप लोन लेते हो तो क्या इंटरेस्ट पे करना है, उन चीजों के बारे में देखना है। तो इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगा नहीं, तो इसको काट दो। अब देखो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर कैश फ्लो कवरेज रेशियो, और दूसरा है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। अब देखो यहाँ पर दो चीजें हो रही है। ठीक है, पहले मैं चौथा बता दूं आपको। फिक्स एसेट कवरेज रेशियो, फिक्स एसेट कवरेज रेशियो मतलब आपकी जो फिक्स एसेट है वो किस तरह से प्रॉपर वर्क कर रही है, नहीं कर रही है। तो अगेन फिक्स एसेट से यहाँ में मतलब नहीं है, तो इसे भी आप काट दो। अब ये दोनों में यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या किया होगा, सी नंबर ऑप्शन चूज कर लिया, क्योंकि यहाँ पर डेट मिल गया है, यहाँ पर डेट मिल गया है, टिक करो और काम निकल जाए। देखो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो में बेसिकली क्या होता है कि डेट सर्विस कवरेज रेशियो में हमें कितना सर्विस, मतलब कितना डेट देना है, कितना नहीं देना है, हमारी कैपेसिटी क्या है, हम कितना डेट संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते हैं, उन चीजों के बारे में फाइंड आउट हो रहा है। यहाँ पर सुटेबल कवरेज रेशियो की बात हो रही है, मतलब कौन सा वहां पर प्रॉपर तरीके से दिखाएगा। तो देखो, अगर मैं चेक करूं कैश फ्लो कवरेज रेशियो, कैश फ्लो कवरेज रेशियो बेसिकली क्या दिखलाएगा कि हमारे पास जो कैश का है वो रोटेशन किस तरह से हो रहा है, मतलब हम कितने पैसे लोगों को दे रहे हैं उधार, और वो मुझे कितने टाइम में वो पैसा मुझे वापस कर रहा है। ठीक है, दस, ये जो टाइम अंतराल है, हो सकता है ये 10 दिन का हो सकता है ये चीज 15 दिन का हो, ठीक है, हो सकता है ये एक महीने का हो, डिपेंड अपॉन तो ये पैसे कितने दिन में कवर होंगे, कितने दिन में कवर नहीं होंगे। तो वो चीज हमें किसमें मालूम चलेगी, कैश फ्लो में। तो हमें डेटा से तो यही चेक करना है ना कि भैया आप अगर उधार ले रहे हो मुझसे, तो आप पैसे कब दोगे, क्योंकि ये पैसा मैं फिर से बिजनेस में रीयूज करूंगा ना। तो ऑफकोर्स कैश फ्लो कवरेज रेशियो इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वो बताएगा कि कौन बंदा पैसे कितने दिन में दे रहा है, नहीं दे रहा है। उससे हमें कैलकुलेशन करने में बड़ा इजी हो सकता है। समझ में आया? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, सी नहीं होगा यहाँ पर। क्यों नहीं होगा, इसका मैंने पूरी प्रॉपर डिटेल्स में आप लोगों को समझाया है, क्या चीजें होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। अक्सर यही चीज गलती होती है और हम लोग यहाँ पर गलती कर जाते हैं। डेट सर्विस कवरेज रेशियो बहुत लोगों को सही सही लग रहा होगा, आप एक काम करना, चारों के बारे में प्रॉपर डिटेल्स आप लोग पढ़ के देखना, आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, ये चारों कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने में एज अ रोल निभा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मोस्ट पॉपुलर चूज करना है। अगेन जो पीछे वाला क्वेश्चन था ना, जस्ट जिसमें हम लोगों ने देखा था, दो
चीजों में आप फंस गए थे, अगेन यहाँ पर भी आपको बड़ा दिक्कत होने वाला है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने में आपको बताना है, तो ये जितने भी मेथड है सभी के सभी वही काम करते हैं। ठीक है, मैं सबको डिटेल्स आपको दे देता हूँ, फिर आप लोग बताना कि राइट आंसर क्या होगा। देखो ऑप्शन नंबर ए, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिस शॉर्ट फॉर्म में लोग क्या बोलते हैं, CAPM। देखो CAPM जो होता है ये बेसिकली रिलेशन बताता है किसके बीच में, एस्टिमेटेड रिस्क और एक्सपेक्टेड अर्निंग के बीच में, कि किनके किनके बीच हमारे पास बताता है कि रिस्क क्या हो सकता है उसके बीच में, और साथ ही साथ किसके बीच में, जो अर्निंग्स होती हैं, जो रिटर्न्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या हो सकता है उनको दिखाता है। डिविडेंड यील्ड मेथड, डिविडेंड यील्ड मेथड किस चीज को दिखाता है, डिविडेंड यील्ड मेथड ये बताता है कि हमें अपने जो शेयर होल्डर्स होते हैं या सिक्योरिटी होल्डर्स होते हैं उन्हें कितना डिविडेंड किस तरह से पे करना चाहिए, उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। गॉर्डन डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, ये भी बेसिकली आप ध्यान से देखो तो ये भी वही चीज है कि डिविडेंड को किस तरह से हमें अगेन पे करना है, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अर्निंग यील्ड मेथड, अर्निंग यील्ड मेथड बेसिकली आपकी, इसकी जो अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो EPS बाई होता है प्राइस। ठीक है, तो इसमें क्या मालूम चलता है कि एक शेयर की क्या प्राइसिंग हो सकती है। चलिए चूज कीजिए, अब बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखो मैंने आपको चारों ऑप्शंस प्रॉपर तरीके से डिफाइन किए हैं। अब यहाँ पर आप लोग पता है कि इसमें कंफ्यूजन हो रहे होंगे, ए में और डी में, क्योंकि ये दोनों तो आपको समझ में आ गया, मैंने बोल दिया साफ साफ ये दोनों डिविडेंड के लिए है, तो आप लोग डिविडेंड के तौर पर इसको भूल जाओगे, है कि नहीं। अब ए और डी, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने क्या बोल दिया, इक्विटी का प्राइस फाइंड आउट हो रहा है, यहाँ पर भी हमने रिस्क और रिटर्न को देख लिया। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में बोला हुआ है मोस्ट पॉपुलर मेथड, मोस्ट पॉपुलर को हटाइए साइड में, एक सिंपल सा बताइए। अगर मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपको कहीं पर पैसे इन्वेस्ट करना है, पैसे जहां पर इन्वेस्ट करोगे इक्विटी का कॉस्ट वहीं पर से फाइंड आउट होगा ना, ठीक है, तो आप किन चीजों को देखोगे, उनकी प्राइसिंग क्या है उसको देखोगे, या फिर रिस्क और रिटर्न क्या है वो देखना पसंद करोगे। तो मेरे ख्याल से आप सभी का आंसर एक ही होगा कि सर हम जितना रिस्क लेंगे उसके हिसाब से रिटर्न क्या आना चाहिए, मैं उन चीजों को रिप्रेजेंट करूंगा। क्लियर है ना, समझ में आया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा, डी क्यों नहीं होगा। सो आप खुद को सोचो, अगर मैं बोलूँ आपको कहीं पर आपको इन्वेस्ट करना है, आप क्या देखोगे कि वहां की शेयर की प्राइसिंग क्या है, ये देखना पसंद करोगे, या फिर ये देखना पसंद करोगे कि आप कितना रिस्क लोगे उसके हिसाब से क्या रिटर्न आना चाहिए। इसी चीज को बोला जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बेसिकली यही टर्म है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ना कि प्राइसिंग डिसाइड करना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which one of the following is not the internal factor affecting the weighted average cost of capital of a firm। देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं दूसरी में, WACC, यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है ना, ये होता क्या है अगर मैं सिंपल सी भाषा में पहले बोलूं। देखो पहले ये समझना जरूरी है आपके, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है ना, सबसे पहले आप इस चीज को डिक्लेयर करो कि पूछा क्या गया है, तो वो चीज जब तक और जो चीज वर्ड्स हैं उनको अगर आप क्लियर कर लेते हो तो बाकी जो फैक्टर्स लिखे हुए होते हैं आपको उनको समझना बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, अगर मैं सिंपली इसके में बात करूं तो बेसिकली जो हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये रिप्रेजेंट करता है कि कितना हम अपने जो फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी होल्डर्स होते हैं, जो कि अपने हमारे एसेट को होल्ड किए हुए हैं एज अ सिक्योरिटी होल्डर के तौर पर, उनको क्या एक्सपेक्टेड पे हो सकता है एज अ रेट ऑफ रिटर्न। मतलब मैं सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, रेट ऑफ जो भी रिटर्न्स आएंगे, मतलब एज अ सिक्योरिटी होल्डर, रेट ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स को क्या मिलने वाला है, उन चीजों को हम लोग इसमें फाइंड आउट करते हैं सिंपल सा टर्म में। दूसरी चीज क्या है यहाँ पर, इंटरनल फैक्टर को रिप्रेजेंट करना है हमें, जो नहीं है, इंटरनल फैक्टर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, नहीं वाला केस अगेन आपको ध्यान देना है। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ द फर्म, बिजनेस की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है, पॉलिसी कौन बनाता है, एक्सटर्नली होगा या इंटरनली होगा, ऑफ कोर्स ये इंटरनली होगा ना, क्योंकि आप क्या पॉलिसीज बना रहे हो, किस बिहाफ पे काम कर रहे हो, ये तो आपको सोचना है, ना कि कोई बाहरी सोचेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म, बिजनेस की कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर कहने का मतलब कितनी इक्विटी लिया हुआ है, कितना डेट लिया हुआ है, तो ये भी चीज तो आप डिसाइड करोगे ना, ये तो इंटरनल पार्ट है, एक्सटर्नल पार्ट तो है नहीं। फिर क्या है, डिविडेंड पॉलिसी, अच्छा डिविडेंड पॉलिसी फॉलोड, अब डिविडेंड की कौन सी पॉलिसी, कौन सा मेथड फॉलो करोगे, क्या ये कोई बाहरी बंदा आपको बताएगा करके, या आप खुद से डिसाइड करोगे। अगर बिजनेस के मालिक आप हो, ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि आप बाहरी बंदे से आके पूछोगे भैया मुझे कौन सा डिविडेंड पॉलिसी अपनाना चाहिए, नहीं, आप खुद से सोचोगे ये चीजें। तो जब ये तीनों चीजें आप खुद से करोगे तो जाहिर सी बात है ना, चौथा आंसर हमारे पास क्या हो गया, मार्केट रिस्क प्रीमियम फॉर दी
फर्म। देखो मार्केट रिस्क प्रीमियम वर्ड ही मिल रहा है यार, मार्केट रिस्क प्रीमियम कहने का मतलब क्या है कि आपकी मार्केट में क्या वैल्यू है, क्या ये आप डिसाइड करते हो? जी नहीं, ये डिसाइड होता है एज पर कंपैरिजन, जो अभी आपके कंपिटिटर्स हैं उनकी क्या पोजीशंस है और वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, किस तरह से वो अपने पोजीशंस लिए हुए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये तीनों क्वेश्चंस आपको प्रॉपर क्लियर हुए हैं। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके बिंदास मुझे पूछा करो कि क्या इश्यूज है। और दूसरी चीज, जब वीडियोस पसंद आता है ना तो लाइक किया करो और शेयर करो यार। देखो इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो इतना तो आपको बनता है। दूसरी चीज क्या है, आप सभी को मैं बता दूं कि 19 तारीख को, 19 जून को हम लोग मैराथन मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि होगी शाम को 7 बजे लाइव। सभी लोग फटाफट उसमें ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट देने का जो मजा है, जो कि उसमें जो जो मैं चीजें बताऊंगा ना वो वहीं पर मिलने वाली है। इसीलिए फटाफट सभी लोग ज्वाइन कर लेना शाम को 7 बजे, बिना किसी चीज को टेंशन लिए। फ्राइडे को हम लोग डिस्कस करेंगे 19 जून को। तो सभी लोग, पहला ये हमारा मैराथन टेस्ट होगा, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने तो किया नहीं है एक बार भी मैराथन क्लासेस। उम्मीद है कि क्लासेस जो होंगी वो 1 आवर से ज्यादा होंगी, ठीक है। तो सभी लोग फटाफट उसमें से कनेक्ट हो जाना, टाइम देख लो, फिक्स कर लो। इसलिए पहले बता दे रहा हूँ, 4 दिन पहले बता रहा हूँ, ताकि आप लोग को प्रॉपर टाइम होना चाहिए आपके पास, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमन अप्रोच फॉर एनालाइजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म। कैपिटल स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए, उसे एनालाइज करने के लिए सबसे कॉमन अप्रोच कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? सबसे कॉमन, जब भी कॉमन की बात हो तो पता है आपको क्या ढूंढना होता है? सबसे इजी तरीका कौन सा, वो वाला ढूंढ लो। कॉमन तरीका का है, जब मोस्ट पॉपुलर बोला जाता है तो सबसे काम वाली चीज ढूंढना है। लेकिन जब मोस्ट कॉमन ढूंढने बोला जाता है तो क्या ढूंढना है? जो सबसे इजी हो। मतलब समझ में नहीं आया ना? एक सिंपल सी चीज बताओ, आप जो भी काम करते हो, जो भी सबसे इजी होता है वो सबसे रिपीटेड नेचर पे करते हो ना। लाइक जैसे कि जितने भी आप काम देख लो, आप जो भी कर रहे हो, जितनी भी चीजें हैं आपके लिए, जो नीड्स हैं या फिर बेसिक चीजें हैं, खाना पीना जैसी चीजें, ये कॉमन चीजें हैं और आपके लिए रेगुलर बेसिस पर है, ठीक है ना। तो कॉमन फैक्टर इन द सेंस ऑफ जो एकदम इजी पार्ट हो। रेशियो एनालिसिस टफेस्ट में से एक है, ये सभी के बस में नहीं है, इसे बहुत सारे एनालिसिस और बहुत सारे इंटरप्रिटेशन करने पड़ते हैं इसमें। कैश फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो में 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने होते हैं और तीनों के बिहाफ से हमें उसे बनाना होता है। लीवरेज एनालिसिस, लीवरेज एनालिसिस में बेसिकली हम लोग लीवरेज क्या होना चाहिए, कितनी हमें कौन फंड के बदले में कितना पैसा पे करना पड़ रहा है, उन चीजों को फाइंड आउट करना पड़ता है। अगेन ये मेहनत वाला काम है। कॉम्परेटिव एनालिसिस सबसे इजी तरीका है। कॉम्परेटिव एनालिसिस कैसे इजी तरीका है, जो कि रियल लाइफ में भी होता है। हमने 2018 में क्या किया था, 2019 में क्या किया था, उसके बिहाफ से हम 2020 में क्या कर सकते हैं, हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस हमारे लिए देखना बड़ा ही इजी होता है। कंपैरिजन करना सबसे आसान क्या है, कंपेयर करना। 2 साल का डाटा आपके पास है, आपने उसे उठाया, उसमें से एब्सोल्यूट फिगर निकाला, एब्सोल्यूट चेंजेस निकाला, परसेंटेज फाइंड आउट किया, जो कि बड़ा ही इजी है। एकदम सिंपल प्रॉपर तरीके से आपने किया ये चीजें। कॉम्परेटिव एनालिसिस, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, या फिर आप कॉमन साइज एनालिसिस, आप इनको भी देख सकते हो। ये सब जो है ना बड़े ही इजी फैक्टर्स में इस्तेमाल किए जाने वाली चीजें हैं और कॉमन है। रियल लाइफ में भी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो आप एक चेक भी कर सकते हैं। चेक करने का आसान तरीका क्या है, पता है किस तरह से चेक होता है? देखो समझाता हूँ। 10th में आपके क्या स्कोर थे, 12th में आपके क्या स्कोर्स थे, और ग्रेजुएशन में, यानी कि अगर मान लो आप कॉमर्स में है तो बीकॉम में क्या स्कोर थे। अक्सर लोग ऐसे ही होते हैं ना, भाई इसमें तो मेरे 60% थे, इसमें मेरे 70% थे, और इसमें से गलती से मान लो आपके 65 आ गया, तो लोग क्या बोलते हैं, यार तेरा 5% घट गया। ये 5% घट कैसे गया, कहाँ से कंपेयर किया? पीछे वाले से, है कि नहीं? फिर अगर यहाँ जोड़ेंगे तो यार मैट्रिक से उतरा तो 5% ज्यादा है, इंटर में तू 10% का ग्रोथ किया था। तो ये देखो, ये रियल लाइफ में भी हम लोग ये चीजें करते हैं। तो कहीं ना कहीं कॉम्पेरेटिव एनालिसिस सबसे कॉमन चीजें हैं। एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आप सभी को। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु प्रपोनेटेड थ्योरी जेड। थ्योरी जेड जो है वो किसने दिया था? वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन में से एक है, चलिए चूज कीजिए, बताइए। राइट आंसर विलियम ऑची, इन्होंने दिया था थ्योरी जेड। चलो एक कमेंट आपको करके बताना है कि पीटर ड्रकर ने कौन सी थ्योरी दी थी, ठीक है, जरूर ने कौन सी थ्योरी दी थी, और एमसी ग्रेगर ने कौन सी थ्योरी थी। इन तीनों की थ्योरी हमने प्रॉपर डिटेल में डिस्कस की है, तो उम्मीद करता हूं कि इन तीनों के आप लोग कमेंट करके बताएंगे तीनों ने कौन कौन सी थ्योरी दी थी हमें। और 5 में से आपने कितने स्कोर किए ये तो कमेंट करके बताना ही बताना है आपको, ठीक है। और क्या करना है, इसे शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और जिन्होंने अभी तक हमारी ई बुक्स
बाई नहीं किए हैं नेट के एग्ज़ाम के लिए, फटाफट कर लो, एग्ज़ाम की डेट कभी भी अनाउंस हो सकते हैं जून वाले। फिर बैठ के ताली बजाते रह जाओगे यार, अब लेके क्या फ़ायदा? देखो बहुत लोग क्या करते हैं ना, डेट अनाउंस्ड होगा तब लेंगे, ठीक है? अब मान के चलो आपका डेट अनाउंस्ड हो गया मान लो 1 महीने के लिए, 1 महीने बाद मान लो हुआ, तो आपको पढ़ने के लिए कितना मिला 30 दिन। लेकिन मान लो आपने आज ले लिया बुक और डेट अनाउंस्ड हुआ मान लो और 30 दिन के बाद, तो आपको कितने दिन के बाद पढ़ना पड़ रहा है? आपके पास 60 दिन का टाइम मिल जाएगा पढ़ने का। तो बताओ ज़्यादा अच्छा कौन पढ़ेगा? 30 दिन वाला बंदा या 60 दिन वाला बंदा? मेरे ख्याल से आप बोलोगे सर 60 दिन वाला बंदा 30 दिन पढ़ने वाले से ज़्यादा अच्छा मेहनत कर पाएगा, क्योंकि ये बार-बार उस चीज़ को रिपीट करके पढ़ पाएगा। रिपीटिंग नेचर पे पढ़ाई होगी। समझ में आ रहा है आपको ना? चलो, तो अगेन आप लोगों से मिलता हूँ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहना। आप सभी लोगों को राधे-राधे।